कप और कैप। जब वो दोनों लालटेन के नीचे खड़े होते और अर्जुमंद बांसुरी की सुरों को छेड़ता तो दफतन असमतुल्ला के मकान की खिड़की की चिक को हरकत होती, जिसे देखकर अर्जुमंद ज़ेरे लब कहता, वो मारा, देखा जादू, वो जो सर चढ़कर बोले। फिर वो चिक की तरफ देखकर आंखें चमकाता और एली से मुखातिब होकर कहता, देखा इधर बीन बजी उधर सांप नाचने लगा, इसे कहते हैं एंकरा मांडी बाँव। अर्जुमंद की बातें सुनकर एली फख्र महसूस करता, क्योंकि अर्जुमंद की फतह उसकी अपनी फतह थी। लेकिन उसकी समझ में न आता कि सांप कौन है, कहाँ है और उसके नाचने का मतलब क्या है। चिक की तरफ तो वो भी देखता था, मगर इतनी दूर से चिक के पीछे उसे कुछ दिखाई न देता था। फिर वो दूसरी जानिब देखने लगता, शायद सांप उधर नाच रहा हो। उसे यूं खोए हुए देखकर अर्जुमंद चिल्लाता, नहीं यार, कीप कीप, समझे, कीप खिड़की में आ बैठी है, वो हिली चिक, वो अब देखा। उफ यार, किस गजब की चीज है, बस समझ लो बिल्कुल तैयार है। जरा सी कसर है एक आंच की। अगर हमारी डिस्पेंसरी यहां अलीपुर में होती और कैप किसी रोज दवा लेने आ निकलती तो सब ठीक हो जाता, मामला साफ हो जाता। लेकिन अब यहां डिस्पेंसरी जो नहीं, क्या किया जाए। एली महसूस करता कि एंकर इंडिमा बाऊ में एक डिस्पेंसरी का होना अशद जरूरी होता है, लेकिन सोचने पर उसकी समझ में ना आता कि डिस्पेंसरी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकती है। डिस्पेंसरियां तो अलीपुर में भी थी, जहां लंबी मेजें बिछी हुई थी, मेजों पर रुई के फाहे पड़े होते थे, कंपाउंडर कैंची लिए खड़ा रहता था। फिर बड़ी बड़ी बोतलें और वो अजीब सी बू जिसे सूंघने से इंसान खामखा महसूस करने लगता है कि वो बीमार है, और वो डॉक्टर जिसके माथे पर शिकने पड़ी रहती थी, हाथों में रबड़ की टूटियां लगती, जो निहायत खुश्क आवाज में बातें करता था और मरीजों की बात यूं बेपरवाही से सुनता था जैसे सुन ही ना रहा हो। ऐसी जगह के होने से भला क्या फायदा हो सकता था। फायदे से अर्जुमंद का मतलब क्या था। किप किप, अर्जुमंद की आवाज सुनकर एली फिर चौंका और खिड़की की तरफ देखता। खिड़की में उस जर्दरूर लड़की का चेहरा देखकर उसका दिल धड़कने लगता और वो निगाहें फेर लेता। फिर अर्जुमंद का रूमाल हिलता, उसके बालों और गालों से मस होता हुआ छाती पर आ गिरता और अर्जुमंद उसे यूं गले लगा लेता जैसे कोई जानदार चीज हो। ये देखकर कीप मुस्कुराती और लोचदार आवाज से पड़ोसन को बुलाती, सकीना सकीना। वो दोनों उसे कीप कहा करते थे। ये नाम अर्जुमंद ने तजवीज किया था ताकि सुनने वालों को खबर ना हो कि वो किसके मुतालिक बातें कर रहे हैं। एली जब चौगान में लड़कों के साथ खड़ा होता तो अर्जुमंद उसके पास आकर बहाने से अपने सर पर हाथ रख लेता, जिससे एली को मालूम हो जाता कि कैप के मुतालिक कोई बात है, या कैप खिड़की में खड़ी है, या वो चौगान की तरफ आ रही है, या उसके स्कूल आने का वक्त हो चुका है। अगर किसी खास मसरूफियत की वजह से एली अर्जुमंद का इशारा ना समझता तो अर्जुमंद टोपी के मुतालिक कोई बात कर देता। एली एली, हमने एक कैप खरीदी है, आओ दिखाएं, गजब की चीज है, बड़ा खूबसूरत रंग है, इतना खूबसूरत रंग है तुम्हें क्या बताएं, वाह वाह, देखो और फड़क जाओ। इस पर एली की समझ में आ जाता कि कोई बात है, और फिर एली किसी बहाने खेल छोड़कर अर्जुमंद के साथ चल पड़ता और वो दोनों पुरानी हवेली के मैदान में जा खड़े होते और कैप खिड़की में आकर सकीना को आवाजें देती और बा आवाजें बुलंद हंसती या अंग्रेजी पढ़ती, या वैसे ही खिड़की में खड़ी होकर सकीना से बातें करने लगती। कल छुट्टी है ना, परसों से स्कूल का वक्त बदल जाएगा, परसों से 9 बजे लगेगा स्कूल और 2:30 बजे खत्म होगा। इस पर अर्जुमंद चिल्लाता, नोटेड नोटेड, और फिर जेरे लब गुनगुनाता, डार्लिंग, माँ बदौलत 3 बजे ड्योड़ी पर ड्यूटी दिया करेंगे ताकि हुजूर का बाकायदा इस्तकबाल किया जाए जो हुजूर के शाया निशान हो। इतने में कैप के घर से एक छोटी सी लड़की मुस्कुराती हुई निकल आती। अर्जुमंद चिल्लाता, कप कप, मद भरी प्याली। वो खामखा शर्माती और मुस्कुराती और उनके पास से गुजर जाती। मद भरी प्याली, अर्जुमंद बाआवाज़े बुलंद कहता। चंद साल के बाद क्या गजब होगा, क्या क्यामत टूटेगी, क्या फितना बेदार होगा। उफ, प्याली प्याला बन जाएगी, पत्ती फूल बन जाएगी, कली खिलकर चमन हो जाएगा। क्या समझे एली? एली हैरत से अर्जुमंद की तरफ देखता। अर्जुमंद की बातें किस कदर दिलफरेब थी, उसे कैसे अच्छे फिक्रे याद थे और वो उर्दू किस बेतकल्लुफी से बोलता था। काश, एली सोचता, मैं भी पानीपत जाता और वहां से खूबसूरत जबान सीखाता और फिर मैं भी ऐसे जुमले बोल सकता। लेकिन एली तो सीधी सादी बात करते हुए भी झेंप जाता था। पागलों की तरह वो कप की तरफ देख तो सकता था लेकिन बात न कर सकता था। और वो प्याली थी भी तो बेहद खूबसूरत, किस कदर सफेद रंग था और उस पर सुर्खी झलकती थी। एली उसे देखकर दमबखुद रह जाया करता था, मगर वो प्याली बहुत ही छोटी थी और उसकी स्याह और शफाफ आंखें खूबसूरत होने के बावजूद उन निगाहों से खाली थीं जो बड़ी लड़कियों की आंखों से झलकती थीं। न जाने उनमें किस चीज की कमी थी। कप में मद तो भरी थी और वो छलकती भी थी, मगर वो मद उस मद से किस कदर मुख्तलिफ थी जो कैप से छलका करती थी।
हालांकि कैप रानाई और हुस्न में कप के मुकाबले में हेज थी। जब कप लजाई हुई उनके पास से गुजरती तो अर्जुमंद हंस के कहता, जाने मन क्या 2 साल के बाद भी हमें याद रखोगी, भुला ना देना खाकसार को। कप खिलखिलाकर हंस पड़ती और एली का दिल गोया खिलकर फूल बन जाता। अर्जुमंद कहता, चलो भाई अब हिकोरी टुकोरी की बारी है, दुआ करो साइज बड़ा ना हो। फिर वो अर्जुमंद के घर बंद खिड़कियों की दर्जों से झांकते रहते, लेकिन आमतौर पर उनका शौक पूरा ना होता और सामने का दालान वीरान रहता। अगर कभी कोई औरत गुस्ल करने आती भी तो एली की आंखें आप ही आप बंद हो जाती और वो महसूस करता जैसे वो जुर्म कर रहा हो, लेकिन उस वक्त उसका दिल धड़कता, नसें थरकती और सांस मुश्किल से आता। ये कैफियत तकलीफदेह होने के साथ साथ पुरलज्जत थी। एली की तमाम तर दिलचस्पी उस कैफियत से वाबस्ता थी, उस मंजर से नहीं। वो मंजर सिर्फ इसलिए जरूरी था कि उसकी मौजूदगी से एली को ये कैफियत हासिल होती थी। निसा नजीरा। हिकोरी टिकोरी से फारिग होकर एली जमील के यहां चला जाता और वो दोनों मिलकर रुपए गिनते जो जमील ने मां की संदूकची से चुराए होते। 1 2 3 4। फिर वो मिलकर मंसूबा बनाते। मंसूबे बनाते वक्त सामने चौबारे में एक लड़की आ जाती। उन्हें देखकर लड़की को न जाने क्या हो जाता। वो उठ बैठती, 4 कदम चलती, फिर लौट आती, फिर खिड़की में खड़ी होकर अंगड़ाइयां लेती, फिर सरहाना उठाकर उसे सीने से लगाती, गोद में बिठाती, फिर वो नाचना शुरू कर देती। नाच खत्म होते ही वो फिर से अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देती। अस्तरे नौ खिड़की में आ जाती, दुपट्टा उतार कर फेंक देती, बालों को लपेट लेती, फिर उन्हें खोल देती, फिर दुपट्टा ओढ़ लेती और अस्तरे नौ नाचने लगती। एली ने एक मर्तबा उसे देखा था, लेकिन उसने जमील से बात न की थी, ना ही उसे यह ख्याल आया था कि एंकर एंडी मां बाओं का खेल खेला जा सकता है, क्योंकि उसके नजदीक वो खेल तो अर्जुमंद की मौजूदगी का मोहताज था। जमील को ऐसी बातों से कोई दिलचस्पी न थी। फिलहाल तो वो मां की गठड़ी में से रुपए चुराने और दोस्तों को पेड़े खिलाने के दिलचस्प मशगले में खोया हुआ था। लेकिन एक रोज जमील ने इस सीमाब सिफत लड़की को देख लिया और देर तक उसे देखता रहा। ये खेल उसे बहुत पसंद आया और वो दोनों शिद्दत से उस जवान लड़की की तरफ देखने लगे जो दूर चौबारे में न जाने क्या खेल खेल रही थी, कैसा नाच नाच रही थी। फिर उनका ये मामूल बन गया और एली के लिए जमील के चौबारे में एंकर एंडी मां बाओं का एक नया बाब खुल गया। एंकर एंडी के इस बाब में एक अजीबोगरीब खुसूसियत थी। ना तो इसमें रेशमी रूमाल हिलाना पड़ता था, ना बांसुरी बजाने की जरूरत थी, न प्रेम पत्रों की किताब खोलना पड़ती थी। बस वो सिर्फ खिड़की खोलकर उसमें बैठ जाते, बाकी सब कुछ वो लड़की खुद किया करती थी। जब एली उकता जाता तो वो घर आ जाता था। जब वो घर की सीढ़ियों के करीब पहुंचता तो नजीरा उसे देखकर किसी बहाने अपना काम छोड़कर उनकी ड्योढ़ी में आ जाती। कहां से आए हो? वो उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए पूछती और इस कदर करीब आ जाती कि उसके जिस्म की बू एली की नाक पर यूरिश कर देती और नजीरा का सांस उसके मुंह से टकराता हुआ महसूस होता और नजीरा टिकटिकी बांधकर उसकी तरफ देखती और उसकी बाहें एली की तरफ बढ़ती और घबरा कर एली पीछे हट जाता। कहां से आए हो? वो उसकी तरफ बढ़ने लगती। यहीं जरा बाहर गया था। वो कन्नी कतरा कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता और फिर भाग कर ऊपर चढ़ जाता। उसे यूं ऊपर चढ़ते हुए देखकर दादी अम्मा पूछती, क्या है तुम्हें एली, यूं भाग कर क्यों चढ़ते हो सीढ़ियां, जैसे कोई पीछा कर रहा हो? एली डर कर पीछे देखता, कहीं वो पीछे तो नहीं आ रही। क्या है इन सीढ़ियों में? वो फिर पूछती। कुछ नहीं दादी अम्मा, कुछ नहीं। नजीरा को देखकर उसे कभी ख्याल ना आया था कि वो उसके साथ एंकर एंडी मां बाओं का खेल खेल सकता है और डिस्पेंसरी के बगैर ही कामयाबी हासिल कर सकता है। ना उसे रेशमी रूमाल की जरूरत है और ना शेरों की किताब की। लेकिन उसके जहन में कामयाबी की ना तो आरजू थी और ना ये शऊर था कि कामयाबी का मतलब क्या है। उसे वो लड़कियां बेहद प्यारी लगती थी जो दूर किसी खिड़की से झांकती और मुस्कुराहट भरी निगाह छलकाकर खिड़की बंद कर लेती। उसे वो लड़कियां पसंद थी जिनके चेहरों पर उदासी छाई होती, ऐसी लड़कियां जिनकी सूरत रुई रुई होती, जो हाय अल्लाह कहकर भाग जाती, वो नहीं जो आगे बढ़कर उसे घेर लेती और पूछती कहां से आए हो।